चलिए, गुड इवनिंग केमिस्ट्री सेकंड सेम। आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें जो फिजिकल के अंदर चैप्टर है उस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। उस चैप्टर में आपका कुछ टॉपिक को मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, आप साथ साथ चलते रहेंगे उसका। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें आता है एक टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन मेथड, मास ऑफ पॉलीमर्स के लो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल का यदि आपने मॉलिक्यूलर मास पता करना है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होती हैं। ठीक है, एक होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास मेथड होता है, एक होता है आपका वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास मेथड। ठीक है, जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर समझते ना, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से आपके जो बड़े लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल बनते हैं उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं या पॉलीमर्स भी कह सकते हैं आप। तो उन पॉलीमरिक सब्सटेंस या मैक्रो मॉलिक्यूल्स का यदि आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप की मेथड्स हैं। हमने कहा पहला होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन मेथड, दूसरा होता है आपका वेट एवरेज मेथड को या मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन मेथड। ठीक है, तो उसमें से हम पहले मेथड का आता है। देखिए आपका जो आता है पहला है नंबर एवरेज मेथड। ठीक है, नंबर मैं शॉर्ट में लिख दिया इसको, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन मेथड कहते हैं इसको। देखिए सपोज हमने कंसिडर किया कि आपका एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत इजी मेथड है, ध्यान देना है। मैक्रो मॉलिक्यूल, इसका जो कंस्ट्रक्शन है सपोज कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि उतना ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तीन टाइप के मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बना है। मोनोमर मतलब स्मॉलर यूनिट के, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से। एक जो आपके क्या है मोनोमर है उसका मोलर मास है m1, मोलर मास समझते ना, मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा है जिसका मोलर मास है m2, ठीक है ना, और तीसरे का मोलर मास कितना है m3। ठीक है, और m1 मोलर मास जिसका है उसके टोटल सपोज आपका कितना है n1 मोल है, जो कि कंबाइन करके आपका मैक्रोमोलिक्यूल में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और n2 मॉलिक्यूलर मास वाले या मोलर मास वाले जो स्मॉलर यूनिट है या मोनोमरिक यूनिट्स हैं उनके n2 मोल्स प्रेजेंट है मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, और n3 मोलर मास वाले ये मोनोमरिक यूनिट के टोटल n3 मोल प्रेजेंट। ठीक है, समझा ना, तीन टाइप के मोनोमर के कॉम्बिनेशन से मैक्रोमोलिक्यूल बना है। उन तीन टाइप के मोनोमर्स के कितने कितने मोल हैं उस मैक्रोमोलिक्यूल में, n1 n2 और n3। देन क्या होगा, m ऐसे लिखते हैं, n बार ऐसे लिखते भी है, क्या है मैक्रोमोलिक्यूल का जो क्या है मॉलिक्यूलर वेट आएगा या क्या है मोलर मास आएगा या मॉलिक्यूलर मास आएगा m n, ऊपर में ऐसे बार से इंडिकेट कर लेंगे आप। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा आपका, कोई कैपिटल N भी लिख सकता है, इक्वल टू कितना आ जाएगा m1 n1, ये चलो उसको उल्टा लिखो, n1 सॉरी स्मॉल है ना, n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3। एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या होगा अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। समझ आना है। देखिए एक मोनोमर जिसका मोल क्या है, मोलर मास कितना है m1 है, उसके कितने मोल है n1 मोल है। ठीक है, तो n1 मोल का टोटल मास कितना आएगा n1 इंटू m, इससे टोटल मास निकल जाएगा ना n1 इंटू m1, और m2 मोलर मास वाले के कितने मोल है n2 मोल है, तो आपका कितने इसका टोटल मास कितना हो जाएगा n2 इंटू m2। ठीक हो गया, कैसे निकालते जानते हैं ना, ये होता है फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल इक्वल टू होता है W T वेट अपॉन
मोलर मास। ये तो आप जानते हैं ना, किसी भी स्पीसीज के नंबर ऑफ ग्राम मोल क्या होता है, उसका ग्राम में अमाउंट, मतलब टोटल उसका कितना अमाउंट है या मास है, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट और मोल को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट तो निकलेगा उसका। तो टोटल मास हो गया, एक मोनोमर का टोटल मास इतना हो गया, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, डिवाइडेड बाय एवरेज निकाल ले तो N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हम जानते हैं, देखिए इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर MN बार इक्वल टू समेशन NI MI। अब जरूरी नहीं है ना कि 3 ही होंगे, और भी हो सकते हैं, जितने भी आपके क्या है N और M कंपोनेंट होंगे उन सभी का समेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ni। ठीक हो गया। अब यहां से हम एक चीज जानते हैं, सिंस, या चलो हम ऐसे कर लेते हैं, सपोज ये मान लेते हैं ना, जैसे यहां तक हम चले थे N1 N2 और N3 मान के चले थे ना, एक के कितने मोल थे N1, एक के कितने मोल थे N2, एक के कितने मोल थे N3। ठीक है, अब सपोज हम ये मान के चलते हैं कि आपका एक स्पीसीज जिसके N1 मोल है, ठीक है, अब मैं मोल के रिस्पेक्ट में इस टर्म को न लेकर के मैं क्या ले लूं, ऐसे लिख लेता हूं, एक स्पीसीज के N1 नंबर थे, अब मोल नहीं बोल रहा मैं, N1 मॉलिक्यूल से कह रहा हूं, एक मोनोमर के। ठीक है, दूसरे मोनोमर के कितने मॉलिक्यूल हैं, N2 है, और तीसरे मोनोमर के कितने मॉलिक्यूल हैं, N3 है। ठीक हो गया, और अवोगाड्रो नंबर को आप जानते हैं क्या होता है, Na होता है। ठीक हो गया, तो N1 क्या होगा, N1 अपॉन Na होगा, नहीं होगा, किसी का नंबर ऑफ मोल। सपोज हम ये कह देते हैं ना, देखिए एक के 1000 मॉलिक्यूल है, N1 की वैल्यू कितनी है, 1000 है। ठीक हो गया, तो उसमें मोल कितना है निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हैं, ये होता है ना 6, ये Na अवोगाड्रो नंबर, Na नंबर इक्वल टू कितना मोल होता है, 1 मोल होता है। ये इसको उल्टा लिखो तो 1 मोल इक्वल टू Na नंबर। ठीक है, सो नहीं वैसे लिखना पड़ेगा, Na नंबर इक्वल टू कितना, 1 मोल। ठीक हो गया, सो इतना नंबर इक्वल टू कितना होगा, 1000 नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई कितना Na, तो ये मोल का नंबर निकल जाएगा, इतना मोल हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह रहा हूं कि N1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नंबर जो N1, मान लिया किसी स्पीसीज के N1 मोल है, तो N1 मोल के अंदर एक सर्टेन नंबर तो होगा, वो नंबर सपोज कितना है, N1 है, कैपिटल N1 मॉलिक्यूल का नंबर है, स्मॉल n1 मॉलिक्यूल के मोल का नंबर है। ठीक है, तो मोल का नंबर बराबर क्या कह सकते हैं आप, ये मोल का नंबर है, मोल का नंबर बराबर क्या कह सकते हैं, ये जो नंबर है डिवाइडेड बाई Na। N1 मॉलिक्यूल है और कितने मोल बन रहा है, N1 मोल बन रहा है, तो N1 मोल कितना होगा, N1 अपॉन Na तो होगा ना, इससे आपका क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर इक्वल टू क्या होता है, मोल होता है। तो ऐसी दूसरे मोनोमर के हमारे कितने मॉलिक्यूल है, मैंने N2, तो N2 को डिवाइडेड बाय Na करेंगे तो N2 आ जाएगा। तीसरे के कितने मोल है, मॉलिक्यूल है N3, और अवोगाड्रो नंबर Na हुआ तो N3 अपॉन Na करेंगे तो उसके मोल N3 निकल जाएगा। तो आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, N1 N2 N3 की जगह क्या लिख सकते हैं, N1 अपॉन Na, N2 अपॉन Na, N3 अपॉन Na लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा जो नया टर्म आ जाएगा, देखिए कैसे आएगा, ठीक है, ये देखिए यहां से मैंने लिख दिया, सपोज N1, N2, N3 मोल कंटेनिंग monomer having the number capital N1, N2 and N3 respectively, then अब क्या लिख सकते हैं, जिसके N1 मोल है उसका कितना नंबर है, N1 नंबर है, जिसका N2 मोल है उसके कितना नंबर है, N2,
और इसके स्मॉल n3 नंबर है, उसके मोल कितना है, कैपिटल N3। तो अब मैं मोल को नंबर के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो क्या होगा, क्या है, उसका नंबर डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर लिखेंगे तो वो मोल को रिप्रेजेंट कर जाएगा भैया, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 100 mn बार इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, इस वाले में लिख लो, ऊपर वाले में n1 की जगह n1 अपॉन na इंटू m1 प्लस n2 अपॉन कैपिटल है na इंटू m2 प्लस n3 अपॉन na इंटू m3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये, अब इसकी जगह भी n1 की जगह भी क्या हो जाएगा, n1 अपॉन na प्लस n2 अपॉन na प्लस n3 अपॉन na, ये हो गया। तो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए m n इक्वल टू ये हो जाएगा समेशन n i अपॉन na इंटू एम आई, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, समेशन एन आई अपॉन एन ए, ये हो जाएगा। तो इसको मैं एन ए तो आपका दोनों में कॉमन कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा भैया, एम एन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, समेशन एन आई एम आई अपॉन समेशन एन आई, और इसी को आप चाहो तो या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख सकते हैं एम, अब चाहो तो कैपिटल एन भी लिख सकते हो इसको, एम पहले आप स्मॉल एम मोल के टर्म पे था, अब नंबर के टर्म पे आ गया ना, इसलिए कैपिटल एन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। एन ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3, और भी टर्म हो सकते हैं, अब मैं तीन ही लेके चल रहा हूं इसलिए तीन ही लिख दिया हूं, तो n1 प्लस n2 प्लस n3, ये न्यूमेरिकल करने के लिए आपका इसी का ज्यादा यूज होगा, इसका कम यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये होगा भी आपका पहला मेथड, नंबर एवरेज मेथड, जिसमें हमने क्या माना, एक मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमरिक सब्सटेंस है जो कि तीन टाइप के मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बना है। अब तीन ही जरूरी नहीं है, हम तीन कंसिडर कर लिए। तो एक मोनोमर जिसका मोलर मास m1 है उसके n1 मोल है, जिसके मोलर मास m2 है उसके n2 मोल है, जिसका मोलर मास m3 है उसके n3 मोल है, ठीक है। तो उसमें आपका पॉलीमर का या मैक्रोमोलिक्यूल का एवरेज मोलर मास कितना आएगा, ये सिंबल हो गया, पहले स्मॉल एन के टर्म पे, बाद में कैपिटल एन के टर्म पे भी लिखो, क्योंकि बाद में कैपिटल एन टर्म आ गया वहां, यहां स्मॉल एन टर्म, ठीक है। तो n1 m1, ये n1 m1 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए भैया मोल इक्वल टू होता है किसी का ग्राम मोल बराबर होता है उसका ग्राम अमाउंट अपॉन उसका मोलर मास, मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका अमाउंट निकल जाएगा ना, कितना वेट है उसका उस पॉलीमर के अंदर। तो n1 m1 n2 m2 n3 m3, ठीक है, अपॉन एवरेज करें तो n1 प्लस n2 प्लस n3, तो ये आपको समेशन ni mi अपॉन समेशन ni। अब हमने यहां से मान लिया कि ये सपोज n1 n2 n3 मोल कंटेनिंग जो आपके मोनोमर हैं उनके कितने नंबर है, n1 n2 और n3 नंबर है रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा, आप मोल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर, किसी का कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर करेंगे तो उसके मोल को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये टर्म अपने आप में यही हुआ n1 हुआ, स्मॉल n1, ठीक है ना। तो m1 अपनी जगह रहेगा, फिर ऐसे स्मॉल n2 की जगह n2 अपॉन na, n3 अपॉन na, नीचे भी n1 की जगह n1 अपॉन na, n2 अपॉन na, n3 अपॉन na। तो यहां से आपका ये लिखा na आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर के टर्म पे लेना चाहो तो आप अब इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा भी आपका नंबर एवरेज मोलर मास डिटर्मिनेशन मेथड फॉर द मैक्रोमोलिक्यूल। ये पहली मेथड है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन दूसरी मेथड पे आता हूं, ये देखिए वेट एवरेज मेथड आ जाएगा। वेट एवरेज मेथड क्या कहता है जरा सुनना, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल से मेथड्स हैं, आगे को भी चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको इजी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां नंबर की जगह अब क्या लिख लेंगे हम,
वेट एवरेज मेथड। अब फिर हम मान लेते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। ये कंस्ट्रक्ट हुआ है 3 टाइप के मोनोमर से, फिर से हम वही कंसिडर कर लेते हैं। एक का मोलर मास है m1, दूसरे मोनोमर का मोलर मास है m2, तीसरे का मोलर मास है m3। मान लिया m1 मोलर मास वाले का टोटल अमाउंट कितना है W1, ठीक है। m2 मोलर मास वाले का टोटल अमाउंट कितना है W2, और m3 मोलर मास वाले का टोटल अमाउंट कितना है W3। ठीक हो गया ना इतना तक। तो यहां से अब हम क्या कर लेते हैं, m W से लिखते हैं इसको ऐसे, ठीक है। ये हो गया वेट एवरेज मोलर मास, m मोलर मास के लिए, W वेट के लिए, एवरेज के लिए ऊपर बाहर इंडिकेट करना है। तो इक्वल टू आ जाएगा यहां से W1 इंटू M1 प्लस W2 इंटू M2 प्लस W3 इंटू M3। ठीक हो गया। अपॉन वेट एवरेज कर रहे हैं तो W1 प्लस W2 प्लस W3, वेट एवरेज में वेट्स का क्या करना है, सम करके डिवाइड कर लेना इससे, ठीक है ना। तो यहां से ये फॉर्मूला है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं MW बाहर इक्वल टू कितना लिख लेंगे भैया, ये हो जाएगा ना इतना समेशन WI MI डिवाइडेड बाई समेशन WI बन जाएगा यहां से। ठीक हो गया ना इतना तक। अब यहां से एक चीज और लिखता हूं, देखिए सपोज W1, W2 and W3 weight containing monomer having the N1, सॉरी एक मिनट, W weight having the N1, N2 and N3 moles, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन समझ रहे ना, हमने कहा कि जिस मोनोमर का वेट W1 था पॉलीमर के अंदर, M1 मोलर मास वाले जो आपके मोनोमर थे उनका कितना अमाउंट है पॉलीमर के अंदर, W1 है वेट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि W1, W2, W3 वेट कंटेनिंग जो मोनोमर है पॉलीमर के अंदर उनका कितना कितना मोल प्रेजेंट है यहाँ पे इस मैक्रोमोलिक्यूल में, N1, N2 और N3 मोल है। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, देन MW इक्वल टू कितना, आप इसको लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से लिखना है, W1 की जगह लिख सकते हैं हम N1 इंटू M1 इंटू M1 प्लस, क्यों, अभी थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने, किसी का ग्राम मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो अब मैं वेट की जगह पे हमने कह दिया उसके N1 मोल है या N1, N2, N3 जो भी मोल है, तो मोल को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहां से मैंने ये लिख लिया, क्या है, वेट की जगह W1 की जगह क्या लिख लिया मैंने, मोलर, उसका नंबर ऑफ मोल इंटू उसका मोलर मास। ठीक हो गया ना इतना तक। तो प्लस N2 M2 M2 प्लस N3 M3 M3 डिवाइडेड बाई कितना, W1 की जगह N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। ये हो गया। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, MW इक्वल टू N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। ठीक हो गया। तो यहां से इसी को ऐसे लिख लूं, MW इक्वल टू समेशन NI MI स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन
एन आई इंटू एम आई। ठीक होगा ना इतना तक? इतनी कंडीशन सबको समझ में आ रही है? अब एक चीज और कंसिडर कर लेते हैं, और इसको मैं ऐसे लिख लूं, एम डब्ल्यू इक्वल टू, वहां से मत लिखना, इस वाले से लिखना, ठीक है, एन 1 अपॉन एन ए इंटू एम वन स्क्वायर प्लस एन टू इंटू अपॉन एन ए इंटू एम टू स्क्वायर प्लस एन थ्री अपॉन एन ए इंटू एम थ्री का स्क्वायर अपॉन एन वन अपॉन एम वन प्लस सॉरी एन वन अपॉन एन ए इंटू एम वन प्लस एन टू अपॉन एन ए इंटू एम टू प्लस एन थ्री अपॉन एन ए इंटू एम थ्री। समझे कैसे? अब पहले वाले जैसे मेथड में हमने किया था ना, मोल बराबर क्या होता था, किसी का मोल बराबर उसके कितने मॉलिक्यूल है अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर में अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर ले तो उसके मोल बन जाएंगे। तो n1 बराबर n1 अपॉन na, यहां n2 की जगह n2 अपॉन na, n3 अपॉन na, ये सब n की जगह हमने नंबर अपॉन अवोगाड्रो के टर्म पे रिस्पेक्ट में लिख दिया। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा mw इक्वल टू कितना बन गया यहां से n1, ये na टर्म, ये ऐसे लिख लो इसको, समेशन n i अपॉन na इंटू एम आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एन आई अपॉन एन ए इंटू एम आई। तो एन ए कैंसिल हो गया, तो एम डब्ल्यू इक्वल टू ये बन जाएगा, ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, एन वन एम वन स्क्वायर प्लस एन टू एम टू स्क्वायर प्लस एन थ्री एम थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू प्लस एन थ्री एम थ्री, ये हो गया, और एम डब्ल्यू इक्वल टू ये बन जाएगा आपका, एम डब्ल्यू इक्वल टू समेशन एन आई एम आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एन आई एम आई। ठीक है, ये हो गया भी आपका वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या है मोलर मास डिटर्मिनेशन मेथड। यहां पे आपने माना M1 M2 M3 मोल कंटेनिंग जो मोनोमर थे जो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, उनके वेट कितने कितने हैं, W1 W2 और W3। तो वेट एवरेज कर रहे हैं तो M1 W1 M2 W2 W3 अपॉन वेट से डिवाइड कर ले तो वेट एवरेज हो गया। ठीक है, अब वेट बराबर क्या होता है कहा मैंने, मोलर मास इनटू मोल। तो आपने क्या लिख दिया है, ये तो ठीक हो गया। तो ये आपने इंडिकेट कर दिया W1 W2 W3 वेट वालों के कितने कितने मोल है, N1 N2 N3। तो आपने वेट को क्या लिख लिया, मोल इंटू मोलर मास, ये हो गया N2 N3, ये हो गया। तो आपने ये वेट के टर्म पे लिख दिया। ठीक हो गया ना इतना तक? यहां तक बात समझ में आती है। फिर आपने क्या कर दिया, नंबर के रिस्पेक्ट में लेके आ गए इसको। कैसे? मोल बराबर क्या होता है, किसी का मॉलिक्यूल का नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर करेंगे तो उसके मोल हो जाएंगे। तो N1 की जगह ये लिख दिया, N2 की जगह N3 की जगह ऐसे नीचे भी, तो यहां से आपका नंबर के रिस्पेक्ट में भी आ गया। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट मेथड है, एक वेट एवरेज मेथड है, एक आपका नंबर एवरेज मेथड है। दोनों साइड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी मेथड से, कभी कभी कभार आपका इन पर बेस्ड छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो कोशिश करेंगे कि इनको अच्छे से लर्न कर लें, फिर तब जाकर के हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।